सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का वन शॉट एनसीईआरटी हाइलाइट्स। और आज इस पूरे चैप्टर को हम लोग वन शॉट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं और जल्दी ख़त्म करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ रिप्रोडक्शन चैप्टर। क्लास 12th का है, पैरेलल में हमारा क्लास 11th भी चल रहा है। सो यस इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो हट गया हमारे पास में, हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो आज हम लोग करने वाले हैं। देन नेक्स्ट हम लोग करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसके साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये पहला पेज जो है आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। देन हमारे पास में नेक्स्ट आते हैं पंचनन महेश्वरी सर। ये काफ़ी हमारे लिए बायोलॉजी में काफ़ी कुछ हमें जो है एडवांसमेंट की तरफ लेके गए हैं। इन्होंने अपना जो है काम किया किस चीज़ के ऊपर में, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर में कुछ स्टडीज़ किया। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर को टेक्सोनॉमी में घुसाया है, उसके टेक्सोनॉमी का एक बेसिस बनाया है हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है हमारे एस्पेक्ट में, हमारे बायोलॉजी के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी इन्होंने कोशिशें की हैं कि और बेटर होते जाए हमारा बायोलॉजी, ठीक है। इन्होंने और कुछ इन विट्रो इन वीवो के बारे में किया है। टेस्ट ट्यूब बेबी फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया। इंट्रा फेलोपियन, इंट्रा ओवेरियन के बारे में हमें कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं। आप जस्ट इसे एक रीड लगा लेना, बहुत ज़्यादा इधर से कुछ आता नहीं है, ठीक है। विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर प्यारा सा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगेन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो ये जो भी पीडीएफ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये वही एनसीईआरटी की पीडीएफ है जो ऑन हैंड मेरे पास यहाँ प्रेजेंट रहती है मेरे पास में। और इसमें मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर रखे, जैसे कभी ना कभी पीवाईक्यूज बनाए, या फिर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली बच्चे उस पॉइंट को भूल जाते हैं, या फिर मैं भी कभी कभी उन चीज़ों को भूल जाती हूँ, वैसे पॉइंट को मैंने मार्क आउट किया है। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में है और कोई और चीज़ आप लोग पॉइंट भूलते हो, तो आप इन चीज़ों को मार्क ना करके दूसरे जो आप पॉइंट भूलते हो उनको हाईलाइट कर सकते हो आप अपने एनसीईआरटी में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगी कि ये पीवाईक्यूज आ रखा है, ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान में रखना, तो उसे जरूर मार्क कर लेना आप, ठीक है। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट। हम लोग बहुत बातें कर लिए, अब चलो स्टार्ट करते हैं फाइनली इस चैप्टर को। तो हमारे पास में जो आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें हमें क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले इसमें हमें, अच्छा हमें इसमें पढ़ना क्या है ये पहले देख लेते हैं एक बार। इसमें हमारे पास में ये टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है। फ्लावर को पढ़ना है, और उसके बाद में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, इतनी चीज़ें हमें इसमें देखनी है, ठीक है। तो इसमें हमें बताया जा रहा है ना कि हमारे जो आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या हम लकी नहीं है कि हमारे जो वर्ल्ड में प्लांट एग्जिस्ट करते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? जी बिल्कुल हम लकी हैं। क्यों लकी है? क्योंकि वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर जो होता है हमारे पास में मॉडिफाइड स्टेम होता है। जी हाँ, बिल्कुल मॉडिफाइड स्टेम होता है। फ्लावर जो होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस, ठीक है। वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, हमें फ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस को देखना चाहिए और उनके फ्लोरल पार्ट्स को देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि वो किस किस तरीके से अडेप्टेड है अलग अलग फंक्शन करने के लिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास में? फ्रूट एंड सीड्स, जो कि उनके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिकली उनके जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। और फ्रूट्स हम यूज़ कर लेते हैं और सीड्स को हम लोग बचा के रखते हैं आगे के जनरेशन में यूज़ करने के लिए। विद दिस अब देखो यहाँ पे फ्लावर के बारे में बात किया गया है, तो फ्लावर हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारे पास में एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास में एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये वैसे तो लिली का एक स्ट्रक्चर है, आप अगर देख पा रहे हो, इसे अच्छे से पहचान पा रहे हो, तो ये हमारे पास में किसका स्ट्रक्चर है? लिली का, ठीक है, जिसे हम लोग प्रेम से सहजता के साथ चाइना रोज भी कहते हैं। ओके, सो ये हमारे पास में क्या आ गया? सबसे पहले नीचे से बात करते हैं हम लोग। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं पेडिसल। जो डंडी होता है ना, जो जहाँ से हम लोग फ्लावर को पकड़ते हैं, किसी को रोज देना होता है तो रोज को ऐसे जैसे उसका ऊपर का कली उठा के थोड़ी देते हो, किसी चीज से पकड़ते ऊपर में रोज होता है, तो वो जो डंडा होता है दैट इज कॉल्ड पेडिसल, ठीक है। अब उसके ऊपर वो जो पूरा का पूरा फ्लावर है आपका लगा हुआ होता है, ठीक है। तो पेडिसल समझ में आ गया आपको? पेडिसल समझ आया आपको? ओके, अब देखो इसमें क्या होता है। ये हो गया पेडिसल। उसके बाद ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, ये पीछे ये जो है इनकी पंखुड़ियां, इसको हम लोग कहते हैं पेटल जिसको कह रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड कोरोला यहाँ कहीं मेंशन नहीं, पेटल मेंशन्ड है, पेटल है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास में हो गए सेपल्स, वी कॉल इट प्यार से कैलिक्स, ओके। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट्स है, दिस इज
मेल स्ट्रक्चर, मेल का ये सारे, ये बहुत ढेर सारे जो पार्ट है ये मेल है, दैट इज कॉल्ड स्टेमेन, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास एक फीमेल स्ट्रक्चर आती है, एक होगी, सिंगल है इसमें, ये वाली जो है फीमेल स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड पिस्टल या कार्पल इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, इसका मेल पार्ट का अलग से, हाँ देखो ये एक इकलौता, इसको ऐसे एक स्टेमेन कहते हैं, इस पूरे को हम स्टेमेन कहते हैं, ये इतने दूर को एंथर कहते हैं और बाकी इसको हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपके नीचे थैलेमस से लगा होता है, जैसे जो डंडे देते हैं हम लोग पकड़ के, फ्लावर मान लो किसी को दे रहे हैं, उसके ऊपर में एक तो बेस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर पूरा फूल रहता है, ठीक है। तो उस बेस को थैलेमस कहते हैं, उस डंडे को पेडिसल कहते हैं और उसके ऊपर पूरे को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लोरेसेंस में जो पंखुड़ियां होती है ऊपर कलरफुल वाली, दैट इज कॉल्ड कोरोला, और जो नीचे में उसके ग्रीन ग्रीन से होते हैं ना, जो कोरोला के जस्ट नीचे ऐसे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेपल्स, हाँ कैलिक्स कहते हैं उसको। उसमें अब उस फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होगा, उस पूरे फीमेल पार्ट को हम लोग कहेंगे पिस्टल या फिर कार्पल, और जो पूरा मेल पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड स्टेमेन, और वही पूरा मेन पार्ट आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस पूरे को हम लोग ने क्या कह दिया, यहां से लेके पूरा एंड तक, ये पूरा, दिस इज कॉल्ड स्टेमेन, ओके। और इस स्टेमेन का ये ऊपरी भाग इतना हम लोग कहते हैं एंथर, एंड उसके बाद में ये नीचे वाला भाग हमारे पास में फिलामेंट हो गया। फिलामेंट जो जिस पोर्शन से थैलेमस से जुड़ा रहेगा, उस पोर्शन, वो क्या पोर्शन, जिस पोर्शन से थैलेमस, ये देखो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन से वो थैलेमस से जुड़ा रहता है। तो क्या ये पोर्शन जो होता है आपका थैलेमस के पास वाला पोर्शन है, थैलेमस के पास है प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल। ये ऊपर वाला जो है, ये वाला जहां पे, ये पॉइंट जहां पे आपका एंथर और फिलामेंट एक साथ जुड़े रहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को कह रहे हैं हम लोग डिस्टल एंड। क्यों डिस्टल एंड, क्योंकि ये थैलेमस से दूर है और ये थैलेमस के पास है, प्रॉक्सिमल एंड, और ये वाला डिस्टल एंड, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इसमें, इसमें स्टिग्मा भी है कहीं पे, हम उसका भी पूरा आपको दिखा दे रहे हैं, या ये देखो, ये है पूरा कार्पल, ये पूरा क्या है, कार्पल है, ये पूरे को हम लोग कार्पल या पिस्टल कह देते हैं, ठीक है। उसमें ये वाले पार्ट को ओवरी कहेंगे, ये पतले वाले पार्ट को स्टाइल कहेंगे, लंबी लड़कियां होती है ना काफी स्टाइल मारती हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। और ऊपर में जो ये प्लेटफॉर्म्स होंगे, छोटे छोटे फेदरी लाइक स्ट्रक्चर होंगे, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, ओपनिंग होती है वो ऊपर में, ठीक है। वहीं से आपका जो होता है ना मेल पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, to a biologist, flower are morphological and embryonical marvels and the site of sexual reproduction. Class 11th में you have read various parts of flower, हम लोग पढ़े हैं anatomy में या फिर अभी पढ़ेंगे, ठीक है। रिकॉल द टिपिकल, ये कुछ नहीं है, बस आप उन सारे पार्ट्स को याद करो और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है। मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है सारे पार्ट्स और सारे पार्ट का फंक्शन, तो वो क्या क्या चीजें होती हैं वो देखना है, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले देखो हमारे पास तीन चीजें आएंगी ना, एक आएगा प्री फर्टिलाइजेशन, एक आएगा फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या करेंगे हम लोग, हाँ क्या करेंगे हम लोग, बताओ, सोचो सोचो सोचो, हम लोग क्या करेंगे। अरे भैया फर्टिलाइजेशन से पहले हम लोग फर्टिलाइजेशन होने की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो गैमेट का फ्यूजन, तो दो गैमेट का फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन होना है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, हाँ उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो गैमेट्स को बनाएंगे, हाँ गैमेटोजेनेसिस कराएंगे, ठीक है। तो गैमेट का बनना दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेट का फ्यूज करना दैट इज फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी जो हमारे पास सीड बना, जो हमारे पास एम्ब्रियो डेवलप किया, जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर डेवलप करके सीड बना, तो वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझ आया। नाउ आगे देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे और अपने एनसीईआरटी में हाइलाइटर उठाएंगे और सारे पॉइंट्स को नहीं रंगना है, हाँ जो इंपॉर्टेंट है उसको रंगते जाएंगे, ओके। नाउ अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन इन द प्लांट द डिसीजन दैट प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस, ठीक है। बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं फ्लावर के अंदर, जिसकी वजह से जो है आपका फर्टिलाइजेशन का काम होता है, ठीक है। Inflorescence are formed which bears the floral bud and then flowers. Inflorescence वो चीज होती है जो पहले बर्ड निकालती है, उसके बाद में वहाँ पे जो है अलग अलग सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से फूल निकलते हैं, ठीक है। गाइनोशियम और यहाँ पे मेल पार्ट बताया, तो चलो हम लोग डायरेक्ट एंटर करते हैं स्टेमन में, दैट इज स्टेमन हम लोग मेल पार्ट को कह रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम हम उस सेल को कह रहे हैं जहां से हमारे पास में पोलन ग्रेन बनेगा, और पोलन ग्रेन क्या होता है, यही तो मेल गैमेट को कैरी करने वाला मेल गैमेटोफाइट होता है, ओके।
पॉलन ग्रेन हमारे पास क्या हुआ, मेल गैमेटोफाइट हुआ। ठीक है, अब देखो आगे हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है शोज टू पार्ट। स्टेमन में हमारे पास में क्या होता है, एक लॉन्ग स्लेंडर पार्ट होता है फिलामेंट, और एक छोटा सा पार्ट होता है टर्मिनल जनरल बाइलोब स्ट्रक्चर होता है एंथर। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है, ये थैलेमस से अटैच्ड होता है, और डिस्टल एंड जो होता है ये फ्यूज करता है कहाँ पे, फिलामेंट और एंथर के फ्यूजन के जंक्शन को कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर जो होता है ये बाइलोड और डाइथिकस होता है। इसका मतलब क्या है ये बता दे जरा। ये देखो, ये एक एंथर, ये मान लो एक एंथर है, इसको हमने कट किया और इसको ऐसे दिखा रहे, ये वाला पोर्शन कट करके और तुमको दिखा रहे, यही वाला पोर्शन यहाँ पे ये दिखाया हुआ है हमारे पास में। ये वाला क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हमने जस्ट एंथर को ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे खचक से कट किया, ऐसे नहीं ऐसे कट किया और फिर ऐसे दिखा रहे तुमको, तो ये हमें दिख रहा है। समझ आया? ठीक है, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, और जब हम लोग ऐसे काटेंगे दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ट्रांसवर्सली काट रहे हैं। तब ये देखो, ये हमारे पास में बाइलोब्ड, दो ऐसे ऐसे लोब बने हुए हैं। ठीक है, और उसके अंदर दो थिका प्रेजेंट है, एक लोब में एक थिका, दूसरे लोब में एक थिका। तो मान लो ऐसे देखेंगे बाइलोब्ड, ऐसे ऐसे दो लोब बने हुए हैं और सब में एक एक थिकाज हैं, तो बाइलोब डाइथिकस। ठीक है, हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा ये हो गया बाइलोब्ड, एक लोब दूसरा लोब, बाइलोब्ड, और हर एक लोब में दो दो एक एक थिकाज हैं, तो एक लोब में दो थिकाज, तो बाइलोब्ड ऐसे समझो। देखो ये हमारे पास हो गया एक लोब, ये हमारे पास हो गया दो लोब, बाइलोब्ड। ठीक है, लोब 1 लोब 2 बाइलोब्ड, और हर एक लोब में, इस पूरे को एक लोब कह रहे, इस पूरे को एक लोब कह रहे। ठीक है, अब हर एक लोब में दो हमारे पास थिका हैं, तो बाइलोब्ड डाइथिकस। समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाइलोब्ड डाइथिकस हो गए। अब देखो द एंथर इज फोर साइडेड ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, जिसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, हर एक कॉर्नर पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके और पॉलन सैक का फॉर्मेशन करती हैं, जो दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो हो गया हमारे पास में, इसके पास 4 लेयर्स होते हैं। हमारे पास में ये जो है ना, इसमें पूरे टोटल 4 लेयर होते हैं, और इन 4 लेयर का फंक्शन समझो बहुत आराम से। 4 लेयर क्या क्या होते हैं, सबसे ऊपर वाला लेयर हमारे पास में क्या हो गया, सबसे ऊपर वाला लेयर हमारे पास में हो गया कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू नहीं बाबा, एपिडर्मिस का। उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर एंड देन टैपेटम। तो हमारे पास में ये जो दोनों हैं, मैं देखो रेड से कर रही हूँ, रेड से क्या करते हैं, हाँ रेड से, रेड ये और ये। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर का क्या काम होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और हमारे पास में ये हरा हरा हम दिखा रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए, ये हमारे पास में टैपेटम जो होता है सबसे अंदर वाला लेयर होता है, जो किस चीज का काम करता है, जो काम करता है न्यूट्रिशन देने का, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। कौन, टैपेटम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आओ, ये जो हाइलाइटेड लाइन है वो पढ़ो। टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि वो न्यूट्रिशन दे रहा है। ठीक है, एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो अपने एनसीईआरटी में, ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। टैपेटम में हमारे पास में क्या होता है, ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड, मोर देन 1 न्यूक्लियाई होता है इनके पास में। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ कंपैक्ट अरेंज होमोजेनस सेल कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये तीसरा और ये चौथा। ये हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये स्पोरोजीनस टिश्यू के बीच में एक माइक्रोस्पोरेंजियम आपके पास में रहता है। मैंने उल्टा बोल दिया, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके बीच में स्पोरोजीनस टिश्यू है, और उन स्पोरोजीनस टिश्यू में से हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजिया निकलेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल होता है किसका, पॉलन ग्रेन का, वहीं से हमारे पास में क्या निकलता है, पॉलन ग्रेन बनता है, और मेगास्पोरेंजिया से क्या बनता है, ओव्यूल बनता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास मेल गैमेट बन के रेडी होता है फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, हमारे पास पॉलन ग्रेन बन जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं, जब माइक्रोस्पोर बनता है ना, ये हमारे पास में मियोसिस करता है तो 4 सेल बनता है और चारों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और चारों में जब डेहिसेंस होता है तब ये चारों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जब चारों जुड़े हुए हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, उसके बाद में जब ये चारों अलग हो जाएंगे, डेहिसेंस हो जाएगा, डिहाइड्रेट होकर के अलग अलग हो जाएंगे, तब ये चारों इंडिविजुअली हमारे पास क्या कहला जाएंगे, ये हमारे पास इंडिविजुअली कहला जाएंगे पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब माइक्रोजेनेसिस करती है तो कितने पोलन ग्रेन को ये रिलीज करती है, तो एक जब मियोसिस करेगी तो 4 को रिलीज करेगी, तो इसीलिए हमारे पास पोलन ग्रेन के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। पोलन ग्रेन क्या हो गया हमारे पास में, रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब देखो हमारे पास में पोलन ग्रेन बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ये एक है, ये एक है, अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग पोलन ग्रेन होता है। और ये देखो हमारे पास में जो पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन जो हमारे पास में होता है, ये हमारे पास में इसका जो 2 लेयर होता है, एक इंटाइन होता है और एक एक्साइन होता है। एक्साइन जो आउटर लेयर होता है और इंटाइन जो इनर लेयर होता है। तो इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से बनता है और एक्साइन हमारे पास में किस चीज से बनता है, स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिनिन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। स्पोरोपोलिनिन दुनिया का एकमात्र इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके जो आज तक किसी भी चीज से खराब नहीं होता है। दैट मीन्स उसके ऊपर एसिड डाल दो, अल्कलाइन बेस डाल दो, उसके ऊपर प्रेशर कितना जनरेट कर दो, तुम बहुत टेम्परेचर में उसको डाल दो, बहुत प्रेशर में डाल दो, वो कभी भी आपका जो है खराब नहीं होगा, हमेशा हर चीज को रेजिस्टेंस, मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास में। इसके आज तक हमें जो है खराब करने वाला कोई चीज, इसे तोड़ने वाला कोई चीज हमें आज तक नहीं मिला। ठीक है, पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा, आउटर सरफेस पे जो है ना, कहीं कहीं स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। अब जहां पे वो एब्सेंट होगा उसको हम लोग जर्म पोर कहते हैं। और ये जर्म पोर इंपॉर्टेंट है, पूछो क्यों, क्यों देखो, क्योंकि अगर मान लो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरोपोलिनिन से बना, तो उसको तोड़ने का तो कोई चीज आज तक मिला नहीं है। ठीक है, तो जब अगर वो स्पोरोपोलिनिन से पूरा बना हुआ है तो उसके थ्रू तो कुछ चीज पास नहीं कर सकता है, ना एयर पास करेगा, ना न्यूट्रिएंट, ना वाटर पास करेगा। तो अब एक बात बताओ, जब एयर पास ही नहीं करेगा तो जो अंदर का सेल है, जो अंदर का मटेरियल है, वो रेस्पिरेशन कैसे करेगा, वो अपना न्यूट्रिशन एक्सचेंज कैसे करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब टाइम आने पे उसको पॉलन ग्रोथ कराना पड़ेगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन कराना है, तो वो कराएगा कैसे, तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा। इसीलिए हमारे पास में जो पॉलन ग्रेन है उसमें बीच बीच में जगह है, 2-3 जगह ऐसी होती है जो छूटी हुई होती हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। उस जगह से ही आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए एयर अंदर बाहर होता है। और दूसरी चीज, जब आपका पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन का टाइम आता है तब यही जर्म पोर से आपका जो है पॉलन ट्यूब बाहर आता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी, समझ में आ गई हमें। ठीक है, ये इंटाइन एक्साइन के बारे में बता दिया। सेल 2 तरीके के उसमें पाए जाते हैं, एक बड़ा वाला सेल होगा जो वेजिटेटिव सेल कहलाएगा, और एक जो हमारे पास में आएगा उसके अंदर फ्लोट करता हुआ छोटा वाला सेल, दैट इज जर्मिनेटिव सेल। ठीक है, अब देखो कोई भी हमारे पास में जो है, ये पूरा देखो, ये वाला जो पूरा लाइन है ना, यहां से यहां तक मैंने जो लिखा है, यहां से यहां तक एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ना, इस पूरे को हम एक ही जगह बता दे रहे हैं आपका, बस इसमें से एक लाइन देख लो आप। यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जो होगा बड़ा होगा और उसमें बहुत सारे फूड रिजर्व्ड होंगे, और उसका जो न्यूक्लियस होगा ना वो लार्ज और इरेगुलर सा शेप होगा उसका, और उसके साइटोप्लाज्म में जो जेनरेटिव सेल है वो फ्लोट करता है। अब यहाँ से यहाँ ये पूरा जो पार्ट बच गया आपका, इसके लिए जस्ट मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला जो बना हुआ है आपका, ये वाला जो टेबल बना हुआ है वो आपके उस पूरे पार्ट को कवर कर देगा। कैसे, देखो ना बता रही हूँ मैं। देखो एंजियोस्पर्म जो है ना, इनका पॉलन शेड जब होता है, पॉलन ग्रेन जब झड़ता है, तो वो 2 कंडीशन हो सकता है, 40% और 60%। 40% केसेस में हमारे पास में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जब झड़ता है वो 3 सेल स्टेज में होता है। 3 सेल स्टेज मतलब एक आपका वेजिटेटिव सेल होगा, उसके अंदर 2 आपके जर्मिनेटिव सेल, जर्म सेल होंगे। और 60% केस में 2 सेल स्टेज,
टू सेल स्टेज मतलब एक आपका वेजिटेटिव सेल और एक जर्मिनेटिव सेल। जर्मिनेटिव तो एक पक्का होगा क्योंकि उसको खाना देना है तो वो रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका 40% ऐसे एंजियोस्पर्म है जिसमें पॉलन जब शेड करता है तो वो 3 सेल स्टेज में होता है। एक तो पक्का है हमारे पास वेजिटेटिव, उसके अलावा 2 जर्मिनेटिव। ये 2 जर्मिनेटिव आगे जाकर के फ्यूज करेंगे और एक आपका बनाएगा जाइगोट, एक आपका बनाएगा एंडोस्पर्म। अब जो ये 60% सेल स्टेज, 60% एंजियोस्पर्म है जो 2 सेल स्टेज में झड़ते हैं, तो मैम इसमें तो एक ही जर्मिनेटिव सेल है बच्चा, इसमें एक जर्मिनेटिव सेल है। लेकिन जब इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा ना आगे जाकर के, तब इसमें क्या होगा आपके पास में कि आपका जो एक और जर्मिनेटिव सेल है वो तुरंत से आपका जो है माइटोसिस करेगा और 2 जर्मिनेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद पॉलन ट्यूब में ही अपना डिवीजन कर लेगा और फिर 2 जर्मिनेटिव सेल बन जाएगा वहां पे 3 सेल स्टेज, ठीक है। तो इसलिए 60% में आपका क्या होता है 2 सेल स्टेज और 40% में आपका क्या होता है 3 सेल स्टेज, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेंगे एक पार्थेनियम करके हमारे पास में एक वीड आता है, पार्थेनियम या फिर इसको हम लोग कैरेट ग्रास कहते हैं, जो इंडिया में आ गया किसके साथ में, हम कुछ वीट मंगाए थे बाहर से, वीट हम लोग कुछ बाहर से मंगाए थे, उसमें कंटेमिनेट होकर के आपका क्या है पार्थेनियम या कैरेट ग्रास जिसको हम लोग कहते हैं कॉमनली, वो आ गया हमारे पास में। और ये जो है पॉलन एलर्जी कॉज करता है। अगर मान लो पॉलन ग्रेन उड़ रहा है ना इसका हवा में और वो हमने सांस ले लिया तो हमें अस्थमा जैसे प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रोंकिटाइटिस हो जाएगी, एम्फाइसीमा, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे पास में हो सकती हैं। अब पॉलन ग्रेन जो होता है ना ये काफी हाईली न्यूट्रिटिव होता है। हाईली न्यूट्रिटिव बोले तो पॉलन आर रिच इन न्यूट्रिशन, इनमें काफी तरीके का हमारे पास में जो है ना अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में वेजिटेटिव सेल होता है जो कि अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है। आज के टाइम में ऐसा फैशन बन चुका है पॉलन टैबलेट्स को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करने का। खाना नहीं खाया कोई बात नहीं, हमें अपना मोटापा, हमें अपना चर्बी जो है वो घटाना है तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे लेकिन न्यूट्रिशन तो चाहिए भैया शरीर को। तो हम लोग ने क्या किया भैया, एक टैबलेट खोलो खा लो, खोलो खा लो, खोलो खा लो, ठीक है। तो ये हमारे पास में पॉलन बी पॉलन है फ्रॉम इंग्लैंड, मिलो, हाई करो इसे, हाई। तो अभी हमारे पास में क्या है, पॉलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। हॉर्सेस को जब रेस होता है ना उसको हम लोग पॉलन ट्यूब दे देते हैं या फिर पॉलन इंजेक्शन वगैरह हम लोग उसमें लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है उनका जो आपका परफॉर्मेंस है वो काफी इंक्रीज कर जाता है। एथलीट्स इसको यूज करते हैं, उनका क्या होता है परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है आपका, ठीक है। ये हमारे इंडिया में ही है कि खा लो बेटा, खा लो, भर भर के खा लो। बाहर के देशों में ऐसे सप्लीमेंट्स ही ज्यादातर यूज होता है। आज के टाइम में हमारे पास में क्या हो रहा है, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज काफी ज्यादा डेवलप कर गई हैं, वहां पे भी आजकल के टाइम में फैशन बन गया ये सारी चीजें कि हाँ भैया ओह मैं तो आई डोंट लाइक आलू के पराठे विद घी, ओ माय गॉड फैट फैट फैट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई यूज टू ईट पॉलन सप्लीमेंट्स लाइक दैट। ऐसा ऐसी चीजें आजकल के टाइम में फैशन बन चुकी है। हाँ लेकिन अपना हेल्थ अपने हाथ में होता है। सो कितनी भी चीज़ हो ये मतलब हमारे लिए इसमें बहुत सारे आपके जो है केमिकल्स भी यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम प्योर पॉलन ही देते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली हाँ ठीक है परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है बट नेचुरली आप वो खाओ ना भैया जिसके लिए आपको बनाया गया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा नेचर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, खाओ पता चलेगा आपको, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो अलग सी चीज़ें हमारे पास में बताया गया पॉलन वायबिलिटी के बारे में बात की गई है। मतलब एक पॉलन ग्रेन जब शेड करेगा तो वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है आपका, ठीक है। तो पॉलन वायबिलिटी बोला गया है, देखो कुछ क्रॉप्स होते हैं ना जो ऐसे एकदम फील्ड, बड़े बड़े फील्ड में इकट्ठे लगाए जाते हैं, जैसे व्हीट, राइस, पैडी वगैरह हो गया ना, तो ऐसे इकट्ठे लगाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा है आपने? देखो नेचर ने कितना अच्छा चीज़ बनाया हमारे लिए कि एक तो हमारे पास में क्या होता है कि मतलब चावल वगैरह को हमने इकट्ठे लगाया क्योंकि एक बार में ज़्यादा हमें कल्टीवेशन चाहिए होता है क्योंकि कम से कुछ हमें फ़ायदा होता नहीं है उसका। तो मतलब इकट्ठे बहुत सारा लगाया। क्यों ऐसा होता है? ऐसा भी तो कर सकते थे ना, थोड़ा सा यहाँ लगाया, थोड़ा सा वहाँ लगाया, थोड़ा सा वहाँ लगा दिया। नहीं ऐसा नहीं, लगता तो इकट्ठे बड़े से फील्ड में लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब उनमें पॉलिनेशन होता है उनके पॉलन ग्रेन्स सिर्फ 30 मिनट तक वायबल होते हैं। अगर 30 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने कहीं जाके फर्टिलाइजेशन कर लिया, वेल एंड गुड भैया, मुबारक हो, आपके घर बच्चा हुआ है। नहीं तो वो पोलन ग्रेन क्या होगा आपके पास में, वो इनवायबल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, वो पोलन ग्रेन का न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, वो पोलन ग्रेन फिर रेस्पिरेशन नहीं करेंगे और वो कहीं अगर मान लो फिर उड़ते उड़ते लैंड भी करते तब भी उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो वो पोलन ग्रेन आपका कोमा में चला गया। हाँ तो यहाँ पे राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनके पोलन ग्रेन जो है ना 30 मिनट्स तक ही वाइबल होते हैं। इसीलिए अगर मान लो एक बड़े से फील्ड में लगाया तो एक जगह से उड़ा पोलन ग्रेन दूसरे पे आके लैंड कर गया, तुरंत से फर्टिलाइजेशन हो गया। एक जगह से उड़ा दूसरे पे आके लैंड कर गया, तुरंत से फर्टिलाइजेशन हो गया। अब कुछ जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी जैसे फैमिली हैं, इनके जो होते हैं मंथ 6-6 महीने तक वायबल होते हैं क्योंकि इनका जो ट्री प्लांट है, अगर मान लो रोज के पौधे हैं तो मतलब अगर मान लो आप नॉर्मल एक छोटा सा मतलब लाइक आपके फ्लैट है छोटा सा, ठीक है,
इसमें मान लो आपने एक छोटा सा रोज का प्लांट लगा दिया, ठीक है, इसमें हमने एक छोटा सा रोज का प्लांट लगा दिया। अब मान लो अगर उस रोज को उसने पॉलिनेशन हुआ, उनका पॉलिन ग्रेन्स उसके निकले, ठीक है, जब वो हवा में गए तो मान लो आपके जो पेड़ होंगे उसमें बहुत हुआ तो 3 4 5 फ्लावर्स होंगे, उसमें जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद उड़ के वो दूसरी जगह जाएंगे क्या? तो क्या जरूरी है ऐसा कि आपके पड़ोसी ने भी फ्लावर लगा रखा हो रोज का? नहीं, कोई दूसरे स्पीशीज का हो तो क्या रोज का फ्लावर किसी दूसरे स्पीशीज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, तो उसको रोज का ही फ्लावर चाहिए वापस फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। क्या ह्यूमंस डॉग के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते भैया, क्योंकि स्पीशीज ही हमारी सेम नहीं है, स्पीशीज ही अलग है। क्या कभी किसी घोड़े को देखा है गधे के साथ में खुद से जाकर रिप्रोड्यूस करते हुए? नहीं भैया, वो हमने मतलब मैंने क्या बोला अभी, क्या किसी घोड़े को देखा किसी गधे के साथ में जाकर रिप्रोड्यूस करते हो? अगर ये बोला है तो सही है, हाँ बिल्कुल। हमने म्यूल बनाया, ठीक है, हमने म्यूल बनाया कैसे? हमने मेल डोंकी लिया, फीमेल हॉर्स लिया, हमने क्या बना दिया? म्यूल बना दिया। ऐसे नहीं किया कि एक घोड़ी को पकड़ के लाया, एक गधे को पकड़ के लाया, लैब में बिठा दिया, चल बेटा रिप्रोड्यूस कर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने क्या किया? मेल डोंकी से उसका स्पर्म ले लिया, फीमेल हॉर्स से उसका एग ले लिया, दोनों को लैबोरेटरी में फ्यूज करा के उसके बाद उसको हमने फीमेल हॉर्स में डाल दिया कि भैया अब तुम्हारा ये बच्चा होगा, निकलेगा, ठीक है। तो उसका जब पूरा प्रेगनेंसी का जेस्टेशन पीरियड खत्म हुआ, बच्चा अपना निकला, तो फिर हमने देखा कि अच्छा अच्छा ये कैरेक्टर है इसके अंदर में, तो वो क्या है? स्टेराइल है। तो मतलब अगर आपके एक स्पीशीज के अंदर आपने फर्टिलाइजेशन नहीं की, किसी दूसरे स्पीशीज में फर्टिलाइजेशन की, बच्चा होगा, ठीक है, लेकिन वो स्टेराइल होगा या फिर नहीं होगा। तो वैसे ही प्लांट के केस में क्या है? इनमें होता ही नहीं है, इनका जो है नेचुरली इनमें ना ब्रीडिंग नहीं होती है, वैसे नेचुरली इनमें पॉलिनेशन नहीं होता है। अगर कोई रोज का पॉलन ग्रेन है सनफ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए तो वहां पे इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, मतलब पॉलन और पिस्टल एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। रोज का प्लांट सिर्फ रोज के पॉलन ग्रेन को पहचानेगा, सनफ्लावर का प्लांट सिर्फ सनफ्लावर के पॉलन ग्रेन को पहचानेगा। आप समझ में आ गया? तो इनकी जो मतलब बेसिकली हमारे जो पॉइंट है उसमें हम लोग आते हैं, इन टाइप की जो फ्लावर्स है इसमें बेसिकली इन तीनों का नाम दिया हुआ है हमारे पास में। किन तीनों का नाम दिया हुआ है? ये तीनों पे PYQs आ रखे हैं, ठीक है, PYQs है, ध्यान से सुनो। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। पूछ दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन हैव द पॉलन ग्रेन विथ वायबिलिटी फॉर मंथ्स, मेंटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स, इस टाइप का क्वेश्चन था। और उसमें 3 करके फैमिलीज थी और एक ही ऑप्शन था जिसमें ये तीनों दिया हुआ था, और ये तीनों NCERT से। अब वहाँ बच्चा हल्ला करने लगे, धरना देंगे हम लोग, ये कहाँ से NCERT के बाहर से क्वेश्चन आ गया? भैया यहाँ से क्वेश्चन आया है। इसी तरीके से आपको हर एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। और ये इनका जो होता है मंथ तक वायबिलिटी होता है। बहुत ज्यादा बकर बकर नहीं करेंगे इस पर, आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो होता है इनको हम लोग क्या करते हैं, स्पीशीज के बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज के पॉलन ग्रेन है जिसको हम लोग ईयर्स तक हम लोग स्टोर करके रखते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सी। क्यों मैम -195 डिग्री सी पे क्यों नहीं रख सकते लिक्विड नाइट्रोजन में? -196 डिग्री सी ही क्यों बेटा? क्योंकि यही इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके ऊपर जाओगे आप लोग, इससे ज्यादा करोगे टेम्परेचर तो नाइट्रोजन जो है आपका बॉयल होने लगेगा, ठीक है। और इसी ठंडे जगह पे रखने को, ऐसे ही ठंडे जगह पे प्रिजर्व करने को कहते हैं हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं पिस्टल की तरफ में, पिस्टल की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। मैं जरा एक घूंट पानी ले लूँ, आधे घंटे के लगभग होने वाले हैं हमारे। चले आगे। पिस्टल हम लोग क्या करने वाले? पिस्टल करने वाले। क्या इसे भी मुझे 2 पार्ट में करना पड़ेगा? मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे इसे 2 पार्ट में करना पड़ेगा गाइज, क्योंकि आई थिंक मैं आज डबल फर्टिलाइजेशन नहीं स्टार्ट कर पाऊंगी, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा, मतलब लगभग 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस डालूँ मैं ऐसा करूँगी, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वगैरह आपको कल पढ़ा दूंगी। मतलब यहाँ पे आपका जो है आउट ब्रीडिंग डिवाइस करके है आपका, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में कैरी कर लूँगी। इस लेक्चर में मैं आपको कहाँ तक पढ़ाऊंगी? मैंने आपको पूरा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन करा देना है, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इस वीडियो में मैंने पूरा आपको करा देना है। एंड जस्ट इसका एक और लेक्चर आ जाएगा, उसमें मैं आपके फर्दर आपके क्या कराऊंगी, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस करा दूंगी। देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाना है आज इस लेक्चर में? यहाँ तक,
यहाँ तक पढ़ा देना है आज मैंने आपको, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ तक आपको पढ़ा दूँ। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से मैं आपको कल करा दूंगी, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कल करा दूंगी मैं। देन उसके बाद में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एंड इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास में। एम्ब्रियो वगैरह यहाँ पढ़ लेंगे, सीड, फ्रूट्स, ये जो है मैं आपको कल पढ़ा दूंगी, ठीक है। एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी और चैप्टर खत्म। मतलब अगर मैं आज आपका ले लेती हूँ लगभग 1 घंटे का जो है चैप्टर, तो इसके बाद में जो हमारे पास में बच जाएगा वो बस हमारे पास में आधा घंटा से लेकर के 35 मिनट्स तक का जो होगा वो बच जाएगा। बाकी सब हमारा सॉर्टेड है इस चैप्टर के लिए। चैप्टर थोड़ा लंबा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। और इसके बाद जो है ह्यूमन फिजियो बोल रही हूँ मैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी थोड़ा लंबा है, तो इसके लिए भी 2 पार्ट हमें लग सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद वाला जो चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो तो एक बार में खत्म हो जाएगा, वो छोटा सा चैप्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। वो छोटा सा चैप्टर है। चलो हम लोग खत्म करते हैं, फिर बकैती नहीं करते हैं। हाँ, कहाँ चलेगा हम लोग, वेयर द हेल बिकॉन, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो हमारे पास में पिस्टल जो हो गया ना, 2 तरीके के हो गए, अलग अलग तरीके के हमारे पास में 2 तरीके के पिस्टल हो गया। एक में हो गया मोनोकार्पिलरी, जिस फ्लावर में सिर्फ एक कार्पल है उसको मोनोकार्पिलरी कहेंगे, और एक जिसमें बहुत सारे हैं दैट इज मल्टीकार्पिलरी। और एक होता है एपोकार्पस, जहां पे सारे जो कार्पल हैं, अगर मान लो एक से ज्यादा है, मान लो एक है तो एक ही है, लेकिन अगर मल्टी है तो उसमें 2 केस बन जाता है। क्या कर दिया मैंने, सॉरी, 1 सेकंड रुक जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे, मोनोकार्पिलरी है, ठीक है। मोनोकार्पिलरी है मतलब एक ही आपका है, वहां पे एक ही आपका कार्पल है, तो वहां पे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मल्टी कार्पिलरी है तो फिर यहाँ पे आपका 2 कंडीशन आ जाता है। मल्टी कार्पिलरी में फिर आपका 2 कंडीशन आ जाता है। कौन कौन सा 2 कंडीशन, एक आ जाता है आपका सिनकार्पस और एक आ जाता है आपका एपोकार्पस। एक आ गया हमारे पास में कौन, सिनकार्पस, एक आ गया हमारे पास में एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब जो पूरी आपकी अलग अलग बहुत सारे मल्टी कार्पल्स जो है वो एक साथ फ्यूज होके रहते हैं, ठीक है, वो हो गया सिनकार्पस। और इसमें आपका सिनकार्पस का जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है दैट इज पैपेवर, ठीक है। और जो आपका एपोकार्पस है मतलब अलग अलग रहती हैं फ्लावर्स, उसमें इसमें आपका एग्जांपल दिया हुआ है मिचेलिया, ठीक है। और एपोकार्पस का वैसे और भी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास में हो जाता है रोज और लोटस, एपोकार्पस का एग्जांपल है, ठीक है। फ्री रहते हैं इसमें जो आपके कार्पल्स हैं। मैं आपको फोटो दिखा दूंगी, अभी सारे आपके कंप्लीट करा देती हूँ मैं एक बार पहले। अब देखो इसमें जो होते हैं ना, सिग्मा, स्टाइल, ओवरी हो गया हमारे पास में। स्टिग्मा क्या होता है, ऊपर प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है। ओवेरियन कैविटी को हम लोग लोक्यूल नाम देते हैं। प्लेसेंटा, जिससे ओवरी आपका जो है वो अटैच रहता है। इसके बाद में ये वाले आपके फोटोज में पिक्चर्स जो है वो मैं करा देती हूँ आपके। मेगास्पोरेंजिया, इसको हम लोग कॉमनली ओव्यूल कहते हैं। और मेगास्पोरेंजियम जो होता है ये आपका ओव्यूल हो गया, ठीक है। ये आपका फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है, जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फिनिकल रीजन, उसको हम लोग हाइलम कह देंगे, ठीक है। इंटेगुमेंट्स, ओवरी के ऊपर जो वॉल्स होती है ना उनको इंटेगुमेंट्स कह देते हैं। और उसके बाद में माइक्रोपाइलर एंड हो गया, चैलेजल एंड हो गया। न्यू सेलस होता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी बोल रही हूँ। नीट में क्या था हमारे पास में, एक क्वेश्चन आ गया था, एक्चुअली 2 अलग अलग साल पे क्वेश्चन पूछे थे। एक में पूछ दिया था आपका न्यू सेलस का प्लॉइडी, और एक में आपको पूछ दिया था इंटेगुमेंट का प्लॉइडी, ठीक है। एक में आपको न्यूसेलस का प्लॉइडी पूछा था, एक में आपको इंटेगुमेंट का प्लॉइडी पूछा था। और दोनों में बच्चे क्या करते हैं, एन डाल के आ जाते हैं, जबकि ये दोनों ही डिप्लॉइड होता है। समझ आया, समझ आया। हमारे पास में जो इतने ओवरी है ना, ओवरी उसके अंदर ही सिर्फ हमारे पास में हेप्लॉइड होते हैं रीजन, लेकिन ओवरी के बाहर जो इंटेगुमेंट न्यूसेलस वाला रीजन होता है ना, वो पूरा का पूरा डिप्लॉइड होता है। कूल, लिख लेना अपने एनसीईआरटी में इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे एरो देकर के 2n लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास में एम्ब्रियो सैक को पूछ लिया था इक्विवेलेंट टू, आई एम सॉरी, फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज, या इट इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो हमारे पास एम्ब्रियो सैक, बहुत बच्चे ओव्यूल डाल देते हैं, लेकिन ओव्यूल क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट है, मेगास्पोरेंजियम के। और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक के। याद रखना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन नीट का बन चुका है, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से मेगास्पोर मदर सेल से हम क्या बनाते हैं, ओव्यूल बनाते हैं, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, मेगास्पोर टेट्राड जब बनता है ना, तब इनमें से 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाता है, और 4 में से कोई एक ही जो है वो फंक्शनल रह जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है
मेगास्पोर टेट्रा, जिसमें से 3 हमारे जो होंगे वो डीजेनरेट कर जाएंगे और सिर्फ एक ही हमारे पास कोई तो फंक्शनल रह जाएगा, ठीक है। और वो इस तरीके से जब हमारे पास में फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जो कि फाइनली इस तरीके से जाके अरेंज हो जाते हैं। कैसे? ये नीचे वाला माइक्रोपाइलर, ऊपर वाला चैलेजर, कहीं कहीं ये उल्टा फिगर भी दिया रहता है, ठीक है। तो ऊपर चैलेजल एंड पे 3 सेम तरीके के सेल होंगे, एंटीपोडल सेल्स, नीचे 3 तरीके के सेल होंगे जिसमें से 2 सेल एक जैसे होंगे, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिड्स। और उन सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म अपैरेटस, ऐसे फिंगर लाइक अपैरेटस होती हैं जो इशारे कर करके आपको किसको बुलाती है? पॉलन ट्यूब को, कि हाँ इधर से, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, ऐसे केमिकल सिक्रीट करती हैं जो कि पॉलन ट्यूब को जाके गाइड करते हैं उसके एंट्री को। तो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गाइड्स पॉलन ट्यूब टू इंटर इनटू ओव्यूल, तो वहां पे हमारे पास जाएगा फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ सिनर्जिड्स, ठीक है। सिनर्जिड्स नहीं मारना है, उसकी फिलीफॉर्म अपैरेटस उसको कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों हो गए सिनर्जिड। ये पीछे वाला एग सेल हो गया जो कि काफी बड़ा होता है, और ये बीच के 2 न्यूक्लियाई हो गए पोलर न्यूक्लियाई जिसको कहते हैं, और ये एक बड़ा वाला सेल सेंट्रल सेल। अब इसमें पूछ देता है ओव्यूल इज या एम्ब्रियो सैक इज, एम्ब्रियो सैक होता है क्या हमारे पास में? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। अब फीमेल गैमेटोफाइट में बताता है कि हमारे पास में 4 बनते हैं जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही हमारे पास फंक्शनल रह जाता है। इसको हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, सिर्फ एक ओव्यूल से डेवलप होता है। 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनते हैं, 4 से 8 न्यूक्लियस बनते हैं। ये क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। और फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक हमारे पास में रेडी हो जाता है। 6 जो 8 में से 6 होते हैं वो सेल से सराउंड हो जाते हैं, और बचे हुए 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में रह जाते हैं सेंट्रल सेल के, ठीक है। एग अपैरेटस हो गया हमारे पास में, देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है ये चीज, हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, ठीक है। पॉलिनेशन बताया गया है। पॉलिनेशन 3 तरीके के, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना है, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। अच्छा एक मिनट, पॉलिनेशन कराने से पहले मैं ऊपर वाले जो सारे डायग्राम्स है ना वो एक बार कंप्लीट करा देती हूँ आपके, ठीक है। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। देखो इसको लाइन ऑफ डेसेंस करते हैं, कहते हैं ये वाला, जैसे ऐसे 4 लोब्स कटते हैं ना, चारों लोब की जो लंबे लंबे लाइंस होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ डेसेंस। और पॉलन ग्रेन पॉलन सैक तो आप समझ गए, ठीक है, आंसर वगैरह समझ गए। ये वाला भी समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत है। देखो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, और उसके बाद हमारे पास टैपेटम। टैपेटम क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इनका जो सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो डेंस होता है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला भी स्ट्रक्चर है, ये डेसेंस दिखा रहा है, फटता है ना जब पॉलन ग्रेन पॉलन सैक सॉरी आपका एंथर जब सूख के फटता है ना, तो वहां से ऐसे ऐसे बहुत सारे बथेरे आपके जो है ना पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ डेसेंस से फटता है, ये देखो लाइन ऑफ डेसेंस इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। रप्चर करता है, ये चीज हो गया। ये अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन होते हैं। ये आपका एक टेट्राड दिखा दिया, फिर ये आपका एक पॉलन ग्रेन दिखाया, ये आपका 2 ओव्यूल दिखाया, एक न्यूक्लियस दिखाया, ठीक है। ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल दिखा दिया आपका। फिर ये सब हो गया आपका जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ये आपके पॉलन सप्लीमेंट्स हो गए। ये आपका हो गया, ये आपका एक कार्पल दिखा दिया, या पिस्टल इसको बोल लो। ये आपका सिन कार्पस आपका कंडीशन दिखा दिया। मल्टी कार्पलरी होगा तभी। सिन कार्पस एपोकार्पस कब होगा? जब मल्टी कार्पलरी कंडीशन होगा तो, ठीक है। और ये एपोकार्पस होगा, ये सिन कार्पस, सारे एक जगह आके जुड़ जा रही है, एक दूसरे से भाग जा रहे हैं दूर 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 दूर, इनमें अट्रैक्शन नहीं होता है। और ये आपका जो है आपका एम्ब्रियो सैक दिखा रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम। ये फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये जो होता है ये माइक्रोपोल होता है, इसको चैलेजल एंड कहते हैं। ये एम्ब्रियो सैक हो गया, ये न्यूसिलस हो गया 2n, इनर इंटेगुमेंट 2n, आउटर इंटेगुमेंट 2n, ठीक है। प्लॉइडी पूछा था आपका, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। ये सिंक कार्पस पैपेवर में, और ये मिशेलिया में। इसके बाद में ये वाला तो हम बता ही दिया आप लोग को, ये वाला भी। अच्छा ये वाला हम कर रहे थे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूजन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिस प्रोसेस के थ्रू मेल और फीमेल गैमेट जो होता है वो मिलाप करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे को, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। देखोगे अब हमारे पास में क्या आ गया? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमारे पास 3 तरीके के, कितने टाइप के पॉलिनेशन? 3 तरीके के पॉलिनेशन। कौन कौन से होते हैं हमारे पास में 3 तरीके के पॉलिनेशन? ऑटोगैमी, ग्लिडेनोगैमी, जेनोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर सेम प्लांट पर। देखो हमारे पास 3 कंडीशन होती है। क्या 3 हमारे पास में 2 चीजें होती हैं। पहला, अगर हम लोग फ्लावर की बात करें, ठीक है,
अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट में होता है होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक। याद करो उस दिन को, याद करो उस दिन को जिस दिन मैंने आप लोगों को थैलस के बारे में बताया था। एल्गी पढ़ रहे थे हम लोग थैलस के बारे में। थैलस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, थैलस के बारे में बताया था कि ये बॉडी टाइप को थैलस कहते हैं, ठीक है। बॉडी को थैलस कह दिया हमने, बॉडी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, ठीक है। तो थैलस जो है हमारे पास अगर होमो हुआ, मतलब हम लोग एक सिंगल प्लांट की बात करें, और अगर हेट्रो हुआ दैट मीन्स हम दो अलग अलग प्लांट्स की बात करें। तो प्लांट के बारे में हम जब भी बात करेंगे, प्लांट के बारे में जब भी बात करेंगे तो होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक बात करेंगे। और फ्लावर के बारे में जब भी बात करेंगे मोनोशियस और डायोशियस के बारे में बात करेंगे। फिर से सुनो, हम जब भी प्लांट के बारे में बात करेंगे तो होमोथैलिक मतलब सेम प्लांट, हेटेरोथैलिक मतलब डिफरेंट प्लांट। और अगर हम लोग फ्लावर के बारे में बात करेंगे तो मोनोशियस फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेम फ्लावर पे होंगे। मोनो मतलब सिंगल फ्लावर पे दोनों मिल रहे हैं। डायोशियस मतलब दो अलग अलग आपके पास में क्या होंगे, दो अलग अलग प्लांट होंगे, दो अलग अलग फ्लावर पे दो अलग अलग मेल फीमेल के अलग अलग फ्लावर्स होंगे। डायोशियस, मोनोशियस, ठीक है। डाई मतलब दो, ओशियस मतलब घर, दो अलग अलग घर, दो अलग अलग फ्लावर्स, ठीक है। मोनोशियस मतलब सेम फ्लावर। अब देखो ऑटोगैमी, एक प्लांट के ऊपर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों साथ में अगर फ्यूज कर रहे हैं दैट इज ऑटोगैमी, सेम, ठीक है। एक ही प्लांट है और एक ही फ्लावर है तो इसके लिए हम लोग क्या कंडीशन यूज करेंगे, हेट्रोथैलिक फॉर सेम प्लांट एंड मोनोशियस फॉर सिंगल फ्लावर, एक ही फ्लावर में हो रही है, दैट इज ऑटोगैमी। पढ़ लेते हैं यहाँ पे एक बार हम लोग इसको, क्या होता है, ठीक है। पॉलिनेशन अचीव विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर पे हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज टू एंथर एंड स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर, ठीक है। ऑटोगैमी इज सच फ्लावर रिक्वायर्स, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऑटोगैमी तभी हो सकता है जबकि जब स्टिग्मा अलाउ करे और वो आपके पॉलन ग्रेन को एंट्री दे दे, अपने पॉलन ट्यूब को एंट्री दे दे अपने स्टाइल में, तभी हो सकता है, ठीक है। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको एक आता है कुछ ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल जिसमें हमें चास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों तरीके के फ्लावर मिलते हैं। मतलब तो समझ ही में नहीं आया। चास्मोगैमस ब्लूमिंग, जो फ्लावर खिला खिला रहता है। क्लिस्टोगैमस, क्लिस्ट मतलब मुट्ठी, बंधा हुआ होता है, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस मतलब बंद फ्लावर। अब देखो इन दोनों का जरूरत क्या होता है, एक हो गया चास्मोगैमस फ्लावर, एक हो गया क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है वो कभी खिलता नहीं, वो बंद रहता है, और चास्मोगैमस फ्लावर हमेशा खिला हुआ रहता है। अब एक है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक है चास्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस बंद है मतलब इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, चास्मोगैमस खुला है मतलब इसके बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। अब चास्मोगैमस वाले फ्लावर को प्लांट ने क्या सिखा के रखा हुआ है, इसके स्टिग्मा को, कि देख भाई तेरा अगर पॉलन खुद एक ही फ्लावर का पॉलन तेरे पे आएगा अगर, तो तू उससे फर्टिलाइज नहीं करना। अगर जिस फ्लावर में ये स्टिग्मा है उसी फ्लावर का एंथर से अगर इसका पॉलिनेशन होना चाहेगा तो वो स्टिग्मा अलाउ नहीं करेगा, लेकिन क्लिस्टोगैमस में ऐसा होगा, ठीक है। और ये दोनों एक ही प्लांट पे, ये दोनों किसमें, एक ही प्लांट में। तो कहने का यहाँ ये मतलब है कि चास्मोगैमस फ्लावर अपने पॉलन ग्रेन को एंट्री नहीं देगा अपने स्टिग्मा में। दैट मीन्स ये क्या, यहाँ वेरिएशन आएगा क्योंकि दूसरा पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर से, दूसरे प्लांट से उड़ के आ रहा है, ये वेरिएशन का कारण है। और क्लिस्टोगैमस फिर यहाँ क्यों होगा मैम, मान लो किसी कारण से, किसी बहुत ही अनफॉर्चुनेटली तरीके से कोई पॉलन ग्रेन आया ही नहीं, तो स्पीशीज को जनरेशन तो आगे बढ़ाना है ना। तो ये क्लिस्टोगैमस श्योर करता है कि पॉलिनेशन होगा लेकिन इसमें वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन ये श्योर नहीं करता कि आपको पॉलिनेशन होगा, लेकिन अगर पॉलिनेशन हुआ तो वेरिएशन आएगा। तो ये श्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज और ये श्योर करता है एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज को, ठीक है। बात समझ में आया, आई होप हमें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए, तीनों याद करना है, तीनों PYQs में आ रखे हैं। वियोला जिसे हम कॉमन पैंसी कहते हैं, देन ऑक्सैलिस, देन कॉमेलिना, ये 3 ऐसे फ्लावर हैं जिसमें आपको क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस फ्लावर मिलते हैं देखने को। इसके बाद में हमें आ गया है ग्लिटेनोगेमी। ग्लिटेनोगेमी मतलब प्लांट सेम रहेगा लेकिन उस पर 2 अलग अलग फ्लावर्स के बीच में आपका क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। सेम प्लांट मतलब होमोथैलस लेकिन फ्लावर 2 अलग अलग है, मेल अलग फ्लावर पे, फीमेल अलग फ्लावर पे, सेम प्लांट पे 2 अलग फ्लावर, सेम प्लांट होमोथैलस, अलग अलग फ्लावर, डायोशियस कंडीशन। जेनोगैमी मतलब फ्लावर भी दूसरा और प्लांट भी 2 अलग अलग, तो 2 अलग अलग प्लांट मतलब होमोथैलिक हेटेरोथैलिक, और जब 2 अलग अलग प्लांट है तो फ्लावर ऑटोमेटिकली डायोशियस हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है कोई दिक्कत नहीं। और फटाफट से चलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे चलते हैं हम लोग, बस ये लास्ट है आज का हमारा टॉपिक।
हाँ, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे आ जाते हैं हम लोग। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब ये बताता है कि हमारे पास में जो है बहुत अलग अलग तरीके के पॉलिनेटर्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन पॉलिनेटर कौन है? इंसेक्ट। और इंसेक्ट्स में भी सबसे कॉमन कौन है? बीज। ठीक है, इंसेक्ट्स में भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं। बीटल है आपका, बटरफ्लाई है, बीज है, हनी बी है, उसके बाद में आपका इंसेक्ट में और भी हैं, और मेरा नाम नहीं याद आ रहा है। और फिर आपके पास में एनिमल्स हैं बहुत अलग अलग। ह्यूमन है एक पॉलिनेटर, उसके बाद में आपका बर्ड्स है पॉलिनेटर, उसके बाद में आपका स्नेक्स वगैरह भी बहुत जगह आपके पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको वो चीजें बताई हैं कि क्या क्या चाहिए पड़ता है। तो विंड भी एक तरीके से पॉलिनेट करती है। तो जो फ्लावर है जिसको विंड से पॉलिनेट होना होता है, वो फ्लावर क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ऐसे गुच्छे में एक जगह होते हैं। ठीक है, और उनका जो पॉलन ग्रेन होगा ना, वो बहुत आपका हल्का होगा और ड्राई सा होगा, क्योंकि ताकि हवा आए और दूर तक उड़ा के ले जाए। अगर स्टिकी चिपचिपा और भारी होगा तो हवा उसको उड़ा के नहीं ले जा पाएगा, तो इसलिए वो उसके पॉलन ग्रेन पाउडरी जैसे होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, और स्टिकी नहीं होते, वो नॉन स्टिकी होते हैं, तो वो उड़ जाते हैं। और उसका जो स्टिग्मा होगा, फ्लावर्स तो बहुत सारे क्लस्टर में होंगे, छोटे छोटे फ्लावर्स, और उसमें क्या होगा? स्टिग्मा आपका जो होगा वो बहुत फेदरी होगा, ताकि तुरंत से पॉलन ग्रेन आए तो ये पकड़ ले। ठीक है, और वहीं जो आपके इंसेक्ट या फिर आपके जो एनिमल से पॉलिनेट होते हैं, ये क्या होते हैं? कलरफुल बड़े बड़े फ्लावर होते हैं कि देखो भैया, हमको देख के अट्रैक्ट हो तुम हमारी तरफ आओ, ताकि हमारा पॉलिनेशन हो उस वजह से। ठीक है, कलरफुल होते हैं, बड़े बड़े पेटल्स होते हैं, स्मेल बहुत अच्छा होता है। जो आपके बीज वगैरह, इंसेक्ट वगैरह जिसको पॉलिनेट करते हैं, वो उनको रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम होता है उनके पास में, क्यों? ताकि वो उनके क्या कर सके, अपना उसके पास में आपका पॉलिन नेक्टर ले और उसके बदले पॉलिनेशन करे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका कॉर्न कॉब का। इसमें जो ये लटके हुए हैं ना, बाहर में ऐसे ऐसे लटके हुए हैं ना, ये आपके टार्सल्स होते हैं। ठीक है, टार्सल्स नथिंग बट स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, जो कि बाहर लटके हुए हैं, हवा में ऐसे लहराते रहते हैं कि पॉलन ग्रेन आएगा हम पकड़ लेंगे। जो विंड पॉलिनेशन जो होता है वो क्वाइट कॉमन होता है, किसमें? ग्रासेस में ज्यादा होता है। ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर जो होता है वो बहुत रेयर होता है, जो कि 30 जेनरा में मिलता है। मोनोकॉटिलिडन के सिर्फ 30 जेनरा में ही मिलता है, 30 जेनरा, उसके बाहर में कहीं और आपका नहीं मिलता। उसके बाद में वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं कुछ, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? आपके सबमर्ज्ड कंडीशन में अपना जो है आपका पॉलिनेशन कराते हैं। इनमें जो पॉलिनेशन होता है, तो इनका पॉलन ग्रेन जो होता है ना, वो रिबन लाइक होते हैं। क्यों रिबन लाइक होते हैं? पानी है, ठीक है, मान लो ऐसे प्लांट खड़ा है, छोटा सा अगर स्फेरिकल पॉलन ग्रेन होगा, तो मान लो कहीं से साइड से निकल गया तो क्या ही करोगे? अगर मान लो ऐसे प्लांट्स ऐसे ऐसे लहरा रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब एक जगह ही लहराते हैं ना। मान लो पॉलन ग्रेन आया, छुट्टू सा है, बीच से निकल गया, ले भैया, हाँ नजदीकी मामला हो जाएगा, लेकिन तुरंत से निकल गया साइड से। तो इसीलिए जो इनके जो वाटर पॉलिनेशन से जिनके पॉलिनेशन होता है ना, जिन प्लांट्स का, उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो रिबन लाइक होते हैं, ताकि जब ऐसे ऐसे अपना प्लांट लहरा रहा है और इधर से रिबन लाइक आएगा तो इसमें फंस जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा? पॉलिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ होते हैं आपके आस्तीन के सांप। आस्तीन के सांप मतलब वो प्लांट जो होते तो पानी वाले हैं, लेकिन आपका पॉलिनेशन किससे होगा? उनका एयर पॉलिनेटर से। जैसे कि वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, नाम में वाटर है लेकिन काम किससे कराएंगे? एयर से कराएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका वाटर पॉलिनेटेड में तो मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए। एक आपका आ गया वेलिस्नेरिया, ये वाटर में ही रहते हैं, फ्रेश वाटर में, और आपका फ्रेश वाटर में ही पॉलिनेट करते हैं। 2 नाम है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। और एक आपका मराइन का नाम दिया हुआ है सी ग्रास का, जैसे जोस्टेरा। अब इसमें आपको बताया गया है कि जो आपका वेलिस्नेरिया होता है ना, वो आपका पानी की सरफेस के ऊपर आता है और वहीं पे उसका पॉलन ग्रेन आता है और वहीं पे उसका फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे याद कर सकते हो, एक मतलब सुंदर सा फूल जिसने वैसलीन लगा लिया है और सरफेस पे आ गई है, धूप से बचने के लिए उसने वैसलीन लगा लिया वेलिस्नेरिया, और सरफेस पे आगे अपना पॉलिनेशन कर रही है। अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जैसे कि सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, और पॉलन ग्रेन वहीं पे आता है और वाटर में ही उनका पॉलिनेशन होता है। ये देखो, ये वेलिस्नेरिया का दिखा रखा है और ये उसका पॉलन ग्रेन दिखा रखा है, ये दिखा रखा है। देखो ये जो है ना, ये पतला सा ये दिखा रखा है, ये इसका जो है ऊपर इसी सरफेस पे आ गया है यहाँ से निकल के। ठीक है, ये वेलिस्नेरिया एग्जाम्पल है। कुछ देखो, कुछ होते हैं जो प्लांट होते हैं ना, ये सेक्सुअल डिसीट कहलाता है। क्यों? कुछ ये जैसे ऑर्किड का प्लांट है, इसने अपना जो एक पेटल है ना, उसको बम्बल बी जैसा शेप दे दिया, फीमेल बम्बल बी जैसा। तो मेल बम्बल बी इसको देख के अट्रैक्ट हुआ, कॉपुलेशन करने आया, और जब कॉपुलेशन हो गया तब पता चला अरे भैया ये क्या हो गया,
हमारा तो स्पर्म पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, ये तो हमारे साथ सेक्सुअल डिसीट हो गया, यानी हमारे साथ धोखा हुआ। अब वो जब वहां पे पूरा अपना कार्यक्रम कर रहा था तब तक उसके फेस पे, उसके शरीर पे कुछ पॉलन ग्रेन चिपक गए। अब वो उड़ के जाएगा कि धोखा हो गया, धोखा हो गया, ठुकरा गया मेरा प्यार। अब वो दूसरे प्लांट के पास गया, देखा दूसरा पेटल, अब उसके साथ जाके चिपक गया। अब जाके चिपका कि भैया अब यहाँ पे तो कुछ हो जाए, तब फिर पता चला तब तक कि भैया यहाँ पे भी हमारे साथ धोखा हो गया। तब तक जब तक उसको ये पता चलेगा तब तक उसके बॉडी पे पिछले प्लांट का चिपका हुआ पॉलन ग्रेन था वो यहाँ के शेड आउट हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ये सेक्सुअल डिसीट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ स्पीशीज बोले हैं, जैसे ये तो धोखा वाला चीज हो गया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ अच्छे वाले जो एग्जांपल हमारे पास में युक्का एंड मॉथ का दिया हुआ है। युक्का एंड मॉथ प्लांट का, इसमें क्या होता है कि मॉथ जो होता है वो आपका क्या करता है, युक्का प्लांट का पॉलिनेशन कराता है, और उसके बदले में युक्का प्लांट क्या करती है, अपना पास में एक लोक्यूल में जगह देती है जहाँ पे मॉथ अपना पूरा जो है अंडा वंडा दे देता है, और जब उसमें से बच्चे निकलते हैं वो युक्का प्लांट में ही फर्टिलाइज हुए एग के पास में रहते हैं ना, तो वहाँ पे एंडोस्पर्म है या सीड्स वगैरह, तो उसको फ्रूट को खाते रहते हैं। तो ये चीज हो गया। इसमें आपका एक दिया है एमोर्फोफाइलस, जो कि टॉलेस्ट फ्लावर है, इसमें भी ये चीज देखने को मिलती है, 6 फीट तक लंबा होता है। और प्लांट के नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, जैसे युक्का एंड मोथ होते हैं। और उसके बाद में बस ये चीज़ है। और विद दिस हमारा आधा चैप्टर खत्म हो चुका है, एंड इसके आगे से हम लोग कल जो है कंप्लीट कर लेंगे इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर। इसके आगे का हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आज वाला जो वीडियो लेक्चर है ये समझ में आया होगा आपको। एंड विद दिस मैं यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करना चाहती हूँ, और डोंट वरी ये पूरा चैप्टर खत्म कराया जाएगा आपको, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी का हाफ वीडियो मैं कल तक ज़रूर ले आऊँगी। एंड विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं हम लोग कल और कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय, थैंक यू।